आए कंठामृत जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारे अतीत भाग 2। और इस पुस्तक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं द मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य। और टॉपिक है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। इसका मतलब हुआ 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी का मतलब पहले तो समझिएगा किस शताब्दी को, सेंचुरी को हम 17वीं कहेंगे। 1601, 2, 3 इस तरह से जब संख्या बढ़ती जाती है 1651, 52, 98, 99, तो ये 17वीं शताब्दी है। देखिए पढ़िएगा इसको। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity। यानी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि आई। ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स described it as the favored land of wealth। जो अंतरराष्ट्रीय यात्री थे, विदेशी लोग थे, विदेशी यात्रियों ने धनी देश के रूप में बताया इसको, परंतु यहां पर गरीबी भी उन्होंने बताई। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। ठीक है। The inequalities were glaring। Documents from the 20th year of Shah Jahan reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in numbers out of a total 8,000। This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। इस बात का मतलब ये है कि जो मनसबदार थे, जो उच्च मनसबदार थे, इन मनसबदारों को भी आप बांटिए और इसमें भी आप देखिए कि जो उच्च मनसबदार थे, कुल 8,000 में से जिनकी संख्या 445 थी, जो 8,000 का 5.6% बनता है, लेकिन उनकी जो वेतन, उनका जो वेतन या तनख्वाह थी, उसका कुल जो राजस्व मुगल साम्राज्य में कलेक्ट होता था उसका उन्हें 61.5% चला जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी असमानता आ गई थी। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को, यानी जो कामगार लोग थे, पीजेंट्स थे, उन्हें तो लाभ हुआ लेकिन अन्य को नहीं। ठीक है ना। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods। The expenditure benefited the artisans and peasantries। artisans शिल्पकार और peasantries यानी कृषक या किसान, who supplied them with goods and produce। जो उन्हें क्या करते थे? सेवाएं दिया करते थे। किसकी? अपने उत्पादक चीजों की, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया होता था। प्राथमिक उत्पादक जो भी उनके होते थे वे उनकी सेवाएं दिया करते थे, तो उन्हें तो लाभ हुआ। लेकिन कुछ और भी सच्चाई है, आप देखिएगा
क्या है सच्चाई? इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। यानी उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। जब बचता नहीं तो वह विकास नहीं कर सकते थे अपनी उत्पादन की चीजों में। देखिए, तो यही मतलब है इस बात का। मुगलों के कुलीन वर्ग, पीछे जिसको अभिजात शब्द कहा गया है उसी के लिए कुलीन शब्द है। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। ऊपर यहां भी स्पष्ट है कि देखिए कि 5.6% मनसबदार ही अपने जो मुगल साम्राज्य में जो आमदनी होती थी उनका 61.5% खर्च कर लेते थे या उनको वेतन मिलता था। तो इस तरह मुगल कुलीनों के हाथों में धन और संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। कौन? ये लोग, ठीक है ना। और फिर अत्यधिक शक्तिशाली होने से क्या हुआ कि मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई। वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं सत्ता के शक्तिशाली केंद्र, यानी मुगलों का पतन अब होने लगा और नए वंश स्थापित हो गए थे। जैसे आप देखेंगे हैदराबाद एवं अवध जैसे, ठीक है ना। हैदराबाद एवं अवध जैसे जो प्रांत बने, देखिए ये देखिए, देखिए ये है हैदराबाद और अवध, ठीक है ना। जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे मुगल सम्राट को ही, यानी मुगल बादशाह को ही स्वामी मानते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों में अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान वे बना चुके थे और इसकी आगे चर्चा भी की गई है। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये। अब आगे चलते हैं। आगे का जो बिंदु है हमारा राजा और रानियां, किंग्स एंड क्वींस। किंग्स एंड क्वींस में क्या है आप देखिएगा कि ये जानकारी जो है एल्सवेयर यानी दूसरी जगहों के, यानी समकालीन विश्व में क्या हो रहा था, शेष दुनिया में क्या हो रहा था, इसके संदर्भ में है। तो यहाँ कुछ ऐसा हमारे मुगल साम्राज्य के समकालीन तो बात की गई है कि क्या हो रहा था, पर मुगल से सीधा कोई लेना देना नहीं है। देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स, यानी कब? 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, समकालीन का अर्थ होता है कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरीज का मतलब है समकालीन, यानी उस समय, मुगलों के समय, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। दीज इंक्लूड द रूलर ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है ना। उस समय के समय कौन थे? ऑटोमन तुर्की का सुल्तान जो था, सुल्तान सुलेमान 1520 1520 से जिसने 1566 तक शासन किया था, वह यूरोप की ओर विस्तार कर रहा था। ऑटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप सीजिंग हंगरी, और उसने क्या किया? यूरोप की तरफ जब विस्तार किया तो हंगरी पर नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया, बी सीइंग ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को भी हत्या लिया। His armies also seized बगदाद एंड इराक, इराक बगदाद पर भी नियंत्रण कर लिया। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका के भी एक बड़े भाग पर उसने नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। तो उस समय का एक शक्तिशाली साम्राज्य था ऑटोमन तुर्की। एक आपके जानकारी की बात है यहां पर, ठीक है ना। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी, और उसने अपनी सेना, नौसेना को, यानी जल सेना को रिकंस्ट्रक्टेड, पुनर्संगठित किया। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन brought the navy into competition with Spain। और इसका परिणाम क्या हुआ
इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का पूर्वी भूमध्य सागर, ईस्टर्न मेडिटेरियन जो सी है, उससे उसके लगे हुए जो देश हैं जैसे स्पेन और पुर्तगाली जो हैं, उनसे उनकी प्रतिद्वंदिता हो गई। ठीक है ना। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। किसकी नौसेना ने? ऑटोमन साम्राज्य की नौसेना ने। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता, लॉ गिवर की उपाधि दी गई। द मोनार्क वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अल कुनानी, द लॉ गिवर, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस। बहुत ढेर सारे कानून बनाए पास ड्यूरिंग द रेन, यानी ऑटोमन साम्राज्य ने अपने समय में ये ढेर सारे these were aimed to standardize administrative procedures throughout the expanding domains of the empire and specifically to protect the peasantry from forced labor। ठीक है ना। फोर्स्ड लेबर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस। मतलब क्या हुआ इसका कि इन नियमों का जो उद्देश्य था, बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तौर तरीकों को मानकीकृत करना था, स्टैंडर्ड रूप देना था। ठीक है ना। ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से, बेगार होता है बिना कुछ दिए लोगों से कुछ करवाना। ठीक है ना। फोर्स लेबर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फोर्स लेबर बंधुआ मजदूर। ठीक है ना। लेटर इन द 17th century when public order declined in the Ottoman domains, the reign of Suleiman Kanuni was remembered as a period of ideal governance। तो सुलेमानी कानूनी के काल को, चूंकि उसके समय बहुत सारे कानून बनाए गए थे, इसलिए उसे सुलेमान कानूनी कहा गया, एक आदर्श शासन के रूप में याद किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और अकबर के समकालीन शासकों के बारे में आपसे पता लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो पुस्तक में संकेत भी दिए गए, इनके बारे में आप लिखिएगा। रानी एलिजाबेथ कहाँ की थी? द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ। फिर द सफाविड रूलर्स, ये कहाँ के थे? ईरान के थे। द सफाविड रूलर ऑफ ईरान, शाह अब्बास। ठीक है ना। एंड मोर कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर, जार इवान फोर्थ। ठीक है ना। इवान चतुर्थ, वैसिल एविच आल्सो कॉल्ड इवान टेरिबल। तो ये शासक थे और उस समय के। अब आपसे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। कल्पना कीजिए कि बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे, तो अगर एक बड़ी भूमि यानी राज्य आपको शासन करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप उसे स्थायी कैसे बनाएंगे और समृद्ध कैसे बनाएंगे? तो लिखिएगा इसको। लेट्स रिकॉल, यानी फिर से याद करें, जो पुरानी बातें हैं उनको फिर से याद करें। लेट्स रिकॉल यानी सही जोड़े बनाएं। मनसब क्या है? मनसब आप देखिए पद का नाम है। मंगोल क्या है? मंगोल से सुमेलित करना है यहाँ पे। मंगोलों की ही एक शाखा थे उज्बेक। ठीक है ना। राठौर क्या है? राठौर राजपूत। देखिए आप। सूबेदार किसको कहा जाता है? देखिए आप। ठीक है ना। सूबेदार किसको कहा जाता है? गवर्नर को कहा जाता है। नूरजहां कौन थी? आप देखिए, आपके यहाँ पीछे पेज संख्या उस पर दिया गया है। जहांगीर के उसकी रानी थी नूरजहां। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप मिलान कीजिए। सिसोदिया राजपूतों की जो बात की गई है, तो सिसोदिया राजपूत कौन थे, उन्हें आप देखिए। और आप
मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया कहाँ के थे उनको देखिए, और मेवाड़ के देखिए। तो ये आपके लिए गृह कार्य हैं, आप ढूंढिए और इनके बारे में जानकारी भी एकत्र कीजिए। अकबर की नीतियों के बारे में आप देख ही चुके हैं, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप देख ही चुके हैं, ठीक है ना, आप देख चुके हैं। मनसब क्या थे, पद थे। मंगोल उज्बेकों की एक शाखा, मंगोलों की एक शाखा उज्बेक थे। सिसोदिया कहाँ के थे, देख लीजिए आप, मेवाड़ के राजपूत थे। तो राठौर कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। नूरजहां का संबंध किससे है, जहांगीर से। और सूबेदार क्या है, गवर्नर को कहा जाता था। तो आगे देखें अगले पेज पर क्या है, कुछ फिर से करने के लिए। तो इसके साथ ही इस अध्याय को समाप्त करते हैं। मुगल साम्राज्य, इसके साथ ही हमने ध्यान से पढ़ा, आप अच्छे से इसका अभ्यास करिए, ठीक है।